आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो इस पार्ट 2 में हम लेकर आए विज्ञान विषय कक्षा 10 की। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11, 12, 13, 5, 6, 7 और 8 का रिवीजन कराऊंगा, वो भी कुछ विशेष प्रश्नों के माध्यम से। इसमें विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को तो सम्मिलित मैंने किया ही है, साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है, साथ में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो ब्लूप्रिंट के आधार पर हो, अर्थात जिनके आने की संभावना है, जिन पाठों में से ज्ञानात्मक आना है, अवबोधात्मक आना है या कौशलात्मक आना है, उसी के हिसाब से प्रश्नों का संकलन किया है, जिससे आप की बोर्ड परीक्षा बहुत शानदार तरीके से निकल जाए और आप पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाठ 10 विद्युत। और प्रश्न संख्या अगर उसी पार्ट 1 से कंटिन्यू में रखूं तो प्रश्न संख्या 139। तो पहला प्रश्न देखिए, विद्युत परपथ में धारा मापने वाला उपकरण है। तो देखिए, किसी भी विद्युत परपथ में धारा के मापन के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं, और ध्यान रखना अमीटर को विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जिस परपथ में विद्युत धारा का मापन हमें करना हो उस परपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न को पूछ सकता है कि अमीटर को विद्युत परपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहां आंसर है फर्स्ट। आप कहेंगे वोल्टमीटर, विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि परपथ में धारा के मान को कम या अधिक करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं, और प्रतिरोध तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न देखिए 140। सॉरी, अरे भाई आ जाए। यदि किसी परपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। देखिए, विभवांतर का सूत्र आपने पढ़ा था, V बराबर W/Q। ठीक है, अर्थात किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही हम विभवांतर बोलते हैं, और इसका सूत्र दिया जाता है V बराबर W/Q। अब देखिए, W का मान क्या है? कार्य कितना करना पड़ रहा है? 1 जूल, और आवेश कितना है? 1 कूलाम। तो सीधी सी बात है भाई, V का मान भी क्या होगा? 1 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि जब 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1, अर्थात 1 वोल्ट आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है भाई। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, मतलब विद्युत बल्ब पर क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट। देखो, इसका अर्थ भी समझ लीजिए, किसी विद्युत बल्ब पर अगर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वह अधिकतम ऊर्जा 220 वोल्ट पर देगा। अगर 220 वोल्ट से विद्युत धारा का मान कम है या विभवांतर का मान कम है तो वो बल्ब डिम जलेगा, अर्थात कम प्रकाश देगा, और अधिक मान होने पर 220 वोल्ट से अधिक होने पर वो विद्युत बल्ब खराब हो जाएगा, अर्थात फ्यूज हो जाएगा। और उसकी शक्ति कितनी है? 100 वाट है भाई। अब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होती है? तो देखिए भाई, बल्ब एक ही है ना, तो इसमें शक्ति पूछ रहा है सेकंड केस में। पहला केस क्या है कि बल्ब को 220 वोल्ट पर संचालित किया जा रहा है, और उस समय उसकी शक्ति कितनी है? 100 वाट है। अगर इसी बल्ब को 110 वोल्ट पर संचालित किया जाए तब उसकी शक्ति क्या होगी? अब शक्ति का सूत्र आप जानते हैं, तो चलिए मैं नया पेज खोल लेता हूं इसको ढंग से समझाने के लिए। चलिए एक पेज सफेद निकाल लेता हूं, तो यहां आ जाते हैं भाई इस पर। देखिए, पहली कंडीशन पहले मैं ये बता देता हूं कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। देखिए, P बराबर होता है, ध्यान से समझ लेना, बहुत पूछता है, W/T। अर्थात किसी विद्युत उपकरण द्वारा कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है? उस उपकरण की शक्ति कहलाती है। अब
डब्लू देखिए V का सूत्र मैंने अभी बताया था W अपॉन Q, तो W बराबर इससे क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। तो देखिए W के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं V Q और अपॉन T। अब आपने विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा था I बराबर Q अपॉन T। विद्युत धारा ये ना कि किसी परपथ में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। तो आई के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं Q अपॉन टी, तो और Q अपॉन टी के स्थान पर क्या लिख सकता हूं I। तो देखिए P बराबर सूत्र हो गया V इंटू आई। तो ये सूत्र है भाई, ठीक है। अब देखिए यहां वोल्टेज बदल रहे हैं, पहले 220 वोल्ट है और फिर क्या है भाई I, तो आई भी बदलेगी। इसका मतलब दोनों कंडीशनों में आई का मान बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, अब ध्यान रखना इस कंडीशन में क्या नहीं बदलेगा, बल्ब का प्रतिरोध, क्योंकि जो बल्ब का जो फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना हुआ है वो नहीं बदल रहा है, अर्थात उसका प्रतिरोध नहीं बदल रहा है। तो देखिए आई को मैं हटा सकता हूं क्योंकि आई तो बदलेगी भाई, क्योंकि V जब बदलेगा तो I बदलेगी। तो देखिए I बराबर क्या होता है, ओम का नियम V बराबर IR। तो I बराबर क्या होता है देखिए V अपॉन R। तो I के स्थान पर अगर मैं V अपॉन R लिख दूं तो V इंटू I के स्थान पर यहां से रखिए तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। अब पहली कंडीशन में देखिए क्या लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है भाई। इसका मतलब ये तो V का मान है, वोल्टेज कितना लगा रहे हैं 220 वोल्ट और शक्ति उस समय कितनी है 100 वाट है भाई। तो उस समय मैं प्रतिरोध निकाल सकता हूं उस बल्ब की फिलामेंट का। तो R बराबर क्या होगा भाई, तो R बराबर क्या हो जाएगा इस समीकरण से V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर अर्थात 220 इंटू 220 अपॉन P का मतलब 100। देखिए 0 से 0 और 0 से 0 अर्थात इस समय जो बल्ब है उसकी फिलामेंट का जो प्रतिरोध है वो 22 का वर्ग अर्थात 484 ओम है, ठीक है भाई। ये पता मुझे लग गया। अब नई कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में हम उस बल्ब को 110 वोल्ट पर लगा रहे हैं तो प्रतिरोध तो यही रहेगा, उस समय R बराबर कितना रहेगा 484 ओम। तो मैं उस समय उसकी शक्ति निकाल सकता हूं P क्या होगी। तो अब देखिए ये तो V का मान है भाई, तो P बराबर क्या हो जाएगा उस समय P स्क्वायर। अब देखिए ना P का मान क्या है V स्क्वायर अपॉन R। तो इसका मतलब V स्क्वायर अपॉन R, V का मान नया क्या है 110। तो 110 गुणा 110 बटे R, R कितना है 484। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, 11 से काट दें ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और 11 चौका 44, 11 चौका 44, फिर 11 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, 11 चौका 44। अब ये 100 और 100 बटे 4 इसका मतलब 25 वाट हो जाएगी नई कंडीशन में शक्ति। तो ये प्रश्न हालांकि ऑब्जेक्टिव मैंने रख दिया है, ठीक है, लेकिन ये बड़े प्रश्नों से भी बड़ा है, ठीक है भाई। तो आप ऐसे इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। तो वापस हम वहीं पहुंचते हैं भाई, आ जाइए भाई, कहां हैं हम, विद्युत वाला कहां है भाई, ये तो ज्यादा पहुंच गए, विद्युत ये रहा भाई, ठीक है। तो जब बल्ब को 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति उस समय क्या होगी 25 वाट। आ गया ना समझ में। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो मैंने अभी देखिए कितने सूत्र आपको बताए थे विद्युत शक्ति के, याद कीजिए। पहला बताया था P बराबर W बटे T, और दूसरा क्या बताया था W के स्थान पर VQ अपॉन T, और फिर Q अपॉन T की जगह I रखा था तो P बराबर V क्रॉस I, एक सूत्र हो गया।
और V की जगह या I की जगह मैं क्या रख सकता हूं, V बटे R। तो P बराबर क्या हो जाता है, V स्क्वायर अपॉन R। इतने सारे सूत्र हैं भाई। तो देखिए I स्क्वायर R भी होता है, क्योंकि V की जगह मैं IR रखूंगा। देखो V की जगह IR ओम का नियम रखूंगा, तो देखो IR इंटू I अर्थात I स्क्वायर R। तो ये भी सूत्र होगा। IR स्क्वायर नहीं होता है, ये गलत है, VI होता है और V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो कौन सा नहीं है भाई, दो नहीं है। यदि R1 और R2 के दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हों तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो प्राप्त प्रतिरोध है अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो जोड़े गए प्रतिरोधों से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एक 10 ओम का है और एक 20 ओम का है, अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो 10 और 20 दोनों से ही कम प्राप्त होगा। तो देखिए प्रत्येक से कम, ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड, ध्यान रखना। और समांतर क्रम में सूत्र आपको पता ही है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको विस्तृत रूप से जब मैं बड़े प्रश्नों वाला वीडियो लेके आऊंगा तब उसमें समझाऊंगा। ठीक है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। आपकी साल ये आ सकता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध की गणना का जो सूत्र है वो व्युत्पन्न कीजिए। आपके लिए आ सकता है श्रेणी क्रम या समांतर क्रम वाला। ठीक है, अब 144वां प्रश्न देखिए, चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से तार के प्रतिरोध का संबंध है। आप जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाती है उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, यदि किसी चालक के प्रतिरोध को मैं दुगना करना चाहता हूं तो उसकी लंबाई दुगनी करनी पड़ेगी, और अगर मैं लंबाई आधी कर दूं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा। दूसरा क्या है कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर मैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दूं अर्थात मोटाई को मैं आधा कर दूंगा तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा रहता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। 145वां देखिए, चालक तार की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, अभी बताया ना, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो तार की लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है भाई, चालक तार की मोटाई, मोटाई का मतलब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैंने बताया ना, बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है। मतलब तार की मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध घटेगा, तार की मोटाई घटेगी मतलब बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और तार की मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब पढ़िए भाई, किसी R प्रतिरोध के तार के एक टुकड़े को 5 समान भागों में काटते हैं। अब देखिए मैंने बताया ना कि समान, जैसे कोई तार है 5 मीटर का, उसका प्रतिरोध मान लेते हैं 30 ओम है, उसको समान 5 भागों में बांटूंगा तो 1-1 मीटर लंबे तार हो जाएंगे। मैंने अभी क्या माना था कि 5 मीटर लंबा तार है, उसका प्रतिरोध 30 ओम है। अगर मैं उसको समान लंबाई में काटूंगा 5 भाग में तो 1-1 मीटर के 5 प्रतिरोध मिल जाएंगे, और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 30 में भी 5 का भाग लग जाएगा क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना। तो देखिए समान R प्रतिरोध है, समान भागों में काटूंगा तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5। अब आगे पढ़िए, इन सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R' है। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। देखिए ध्यान रखना, मैं एक ट्रिक बता देता हूं। यदि समान प्रतिरोध के n तार हैं और प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध में क्या मान लेता हूं, R, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता है R' वो किसके बराबर होता है, R/n। अब प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, R/5,
और कितने तार हैं भाई? 5। तो R/5 में 5 का भाग और दे दूंगा तो R/25 आ जाएगा। R डैश क्या आ जाएगा? R/25। तो ये पूछ क्या रहा है? R तथा R डैश का अनुपात होगा। तो देखिए R और R डैश, तो R और R डैश का अनुपात क्या होगा? देखिए R तो R है ही, और R डैश कितना है? R/25। ठीक है, R से R कट गया तो 1:1/25। इसको सरल अनुपात में करेंगे तो 25 लघुत्तम आ जाएगा, तो 25:1 आ जाएगा ना। तो 25:1 कहां है भाई? ये रहा, 25 आएगा। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन। अब देखिए 147वें पृष्ठ पर आइए। यदि एक समान लंबाई एवं समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के किसी धातु के तार को समान विभवांतर के साथ परपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित करने पर दोनों परपथ में संयोजित श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? भाई हमारे पास देखिए, मैं चलिए वहीं ले चलता हूं आपको अभी, क्योंकि इसमें थोड़ी समझाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। तो यहां आ जाते हैं, अभी समझाया था ना, इसमें आ जाइए। देखिए समझिए भाई कि मेरे पास दो समान प्रतिरोध के तार हैं, ठीक है। अब उनको समान विभवांतर की कंडीशन में समान वोल्टेज के एक स्रोत से पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो तार हैं, ये दो प्रतिरोध हैं और दोनों का प्रतिरोध R है। तो श्रेणी क्रम में अगर मैं जोड़ूंगा तो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? RS। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 + R2, यही सूत्र है ना। तो R + R = 2R हो जाएगा ना। अब इन्हीं को मैं अगर समांतर क्रम में जोड़ूं, समांतर क्रम में क्या करते हैं? प्रतिरोधों को दिए गए दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है। ये R और ये R हो गया। जैसे इसको V वोल्ट से जोड़ा गया और इसको भी V वोल्ट से जोड़ा गया, ठीक है भाई। अब देखिए, अब इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा भाई? तो देखिए RP बराबर, कैसे आपको पता है ये सूत्र क्या होता है? 1/RP = 1/R1 + 1/R2, यही सूत्र है ना समांतर क्रम में। तो देखिए R1 R2 लघुत्तम आ जाएगा, तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? देखिए R2 + R1, तो सीधी सी बात है RP बराबर क्या होता है? R1 R2, उल्टा हो जाएगा ना ये, अपॉन R1 + R2। अब R1 और R2 दोनों कितने? R के। तो देखिए R1 के स्थान पर R रखिए और R2 के स्थान पर R रखिए। तो देखिए R × R बटे R + R, इसका मतलब R² में 2R का भाग देंगे तो ये R/2 अर्थात आधा हो जाएगा यार। मैंने बताया था ना, 2 को जोड़ेंगे तो R/2, 5 को जोड़ेंगे तो R/5 समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो भाई थोड़ी देर पहले तो बताया था, चलो मैं समझाने की दृष्टि से इसको लिख दिया है। अब देखिए उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक में जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? आपको पता है H = VIT होता है ना, VIT ये सूत्र है ना। और V के, अब V तो कॉमन रखना है मुझे, V तो हटाना ही नहीं है, ठीक है भाई। तो किसको हटाएंगा? मैं I को हटा देता हूं, क्योंकि V समांतर विभवांतर पर रखा है उसको। तो I को हटाने के लिए मैं I बराबर क्या रख सकता हूं? V/R, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V × I के स्थान पर V/R, और ये T है ही, और समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? V²/R × T, ठीक है। अब देखिए T तो समान समय, तो T को भी मैं छोड़ सकता हूं आप चाहें तो, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन में जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा
H1 मान लेता हूं। H1 बराबर क्या होगी, वी स्क्वायर और ये T, ये तो है ही, अपॉन R, R के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, 2R। ठीक है, ये समीकरण 1। और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा, समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा वो H2 मान लूं, तो वी स्क्वायर टी अपॉन R है ना, तो R के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं, कहां है, R के स्थान पर क्या लिखूंगा, RY2। तो देखिए RY2, ठीक है। तो अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, H1 अपॉन H2। तो इसका मतलब, तो देखिए अनुपात निकालेंगे तो वी स्क्वायर टी अपॉन 2R में भाग दे देंगे इसका, इसका मतलब R बटे, और वी स्क्वायर टी इंटू 2 भाग देंगे तो ये संख्याएं, ये R ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो वी स्क्वायर टी इंटू 2 लिख दिया, तो R से R कट गया, वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर टी कट गया, ऊपर 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 4। तो 1:4 आ जाएगा भाई आंसर, 1:4। और फिर भी अगर आपको समझ में कम आया हो तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, नंबर आपको पता ही है। तो देखिए अब हम चलते हैं वापस अपनी मूल धारा पर, और भाई कहाँ है, नहीं ये निकल गया भाई, विद्युत पर आ गए, आ जाइए भाई। तो कहाँ है भाई प्रश्न, तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, अभी निकाला था, कितना है भाई, 1:4। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, अब मैंने तुमको बताया ना, चालक का प्रतिरोध, यहां गड़बड़ मत कर जाना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर होता है। प्रतिरोधकता तार का मौलिक गुण होता है, अर्थात प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पर निर्भर करती है, ना उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। प्रतिरोध निर्भर करता है, लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, है ना, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर परिवर्तित करेंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। केवल प्रतिरोधकता कब बदलती है, पदार्थ बदलने पर या ताप बदलने पर। ठीक है, ताप बदलने पर दोनों बदलते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, लेकिन लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलने पर नहीं बदलती है दोनों, कौन, सॉरी, प्रतिरोधकता नहीं बदलती। ठीक है, तो भाई किसी चालक तार का प्रतिरोधकता निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करती भाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकता नहीं करती, तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है भाई, और अगर यही प्रश्न होता किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तब ऑप्शन हो जाता चौथा सही। कुछ आनंद आ रहा है, अगर आनंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। वैसे आप लोग ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक और कमेंट करना तो खैर आप जानते ही नहीं है, सही बात तो ये, और शेयर तो आप करोगे ही नहीं, मुझे पता है। वैसे भी आप लोगों को ऐसा लगता है शायद मैं किसी स्वार्थ के लिए या कोई बड़ी व्यावसायिकता या कमाई के लिए इन इस चैनल को चला रहा हूं। इसका उद्देश्य बिल्कुल व्यावसायिक नहीं है, केवल आप लोगों के लिए। आपको पता है YouTube देता भी कुछ नहीं है, और जब तक लाखों व्यू नहीं आए, और लाखों का यहाँ तो हजारों भी नहीं आते हैं, और वो सही बात है। वो मेहनत में आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, अरे इन प्रश्नों को टाइप करना सबसे कठिन काम है, फिर उनको क्रमबद्ध संयोजित करना, ब्लूप्रिंट के आधार पर इनको लाना, फिर आपको समझाना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, फिर थंबनेल बनाना। भाई एक वीडियो बनाने के लिए 5 से 6 दिन लग जाते हैं, आपको पता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से जब मैं कर रहा हूं। और आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, फिर हमारे और आपके बीच के संबंध का कोई ज्यादा फायदा है भी नहीं। वैसे
चलिए छोड़िए क्या। हाँ भाई, 149वां प्रश्न देखिए, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। विलोम अनुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, मोटाई को आधा करेंगे, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। इसीलिए मोटे तार अच्छे रहते हैं, क्योंकि जितना प्रतिरोध कम होगा वही तार अच्छा होगा। तो ये ऑप्शन सेकंड सही होगा भाई। किसी निश्चित प्रतिरोध के तार से धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? ऊष्मा का सूत्र अभी बताया था ना, H बराबर वी आई टी, यही सूत्र है ना, V क्रॉस I क्रॉस T, और V के स्थान पर मैं I R लिख दूं ओम के नियम से, तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो किसके वर्ग के समानुपाती? देखिए, किसी चालक जिसका प्रतिरोध R है उसमें T समय तक अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही पूछ रहा है। उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के? विद्युत धारा के परिमाण के, ऑप्शन 4। ठीक है, और किसके? प्रतिरोध के ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, समय के अनुक्रमानुपाती होती है, पर वो समय, ये यहाँ समय के अनुक्रमानुपाती होती है, पर किसके वर्ग के? वर्ग तो किसका होता है? केवल धारा के परिमाण का। फ्यूज तार घरेलू विद्युत परपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है भाई। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्यूज जल भी जाएगा तो दूसरे उपकरण में तो धारा जाएगी। ठीक है, तो फ्यूज तार को हमेशा, देखिए ध्यान रखना, जैसे श्रेणी क्रम में अलग, श्रेणी क्रम में तो ऐसे जोड़ा जाता है एक के बाद एक। श्रेणी क्रम में अगर फ्यूज यहां से गल गया तो करंट ही बंद हो जाएगा, लेकिन समांतर क्रम में तो एक ये गया, एक ये गया, और एक धारा को जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, मान लीजिए यहाँ फ्यूज जोड़ा, तो धारा तो यहां से एक यहाँ आ जाएगी और यहां से होकर यहाँ आ जाएगी। फिर धारा के मार्ग में रुकावट कहाँ हुई, या धारा का संबंध विच्छेद कहाँ हुआ? तो फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? सब जानते हैं, एम्पियर है भाई, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, रट लीजिए। ठीक है, और अब आपसे पूछूं, एम्पियर किसके बराबर होता है? तो देखिए सूत्र क्या है, I बराबर Q बटे T। ध्यान रखिए, I का मात्रक एम्पियर, इसको हटा देता हूं मैं, चलिए तब समझ में आ जाएगा। तो देखिए I अर्थात एम्पियर किसके बराबर होगा भाई? Q कूलाम, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, और T का सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एम्पियर बराबर होता है कूलाम प्रति सेकंड के। किसके होता है? कूलाम प्रति सेकंड के। ठीक है भाई। विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता कहें, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसका मात्रक क्या है? आपको पता ही है भाई, R प्रोपोर्शनल टू L, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जोड़ दीजिए दोनों को एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। आपको पता ही है कि इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक समानुपातिक स्थिरांक लाना पड़ता है, नियतांक लाना पड़ता है। तो R बराबर रो L अपॉन A। तो यहाँ जो रो है वो किसके बराबर हो जाएगा? आर ए बटे एल। और ये रो क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका मात्रक निकालने के लिए आर को किस में नापते हैं भाई? ओम में। आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस में नापते हैं? ओम में। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस में नापते हैं? वर्ग मीटर में। तो ये वर्ग मीटर, मीटर के ऊपर वर्ग लगा देता हूं, बटे लंबाई, लंबाई को नापेंगे मीटर में, तो ये वर्ग कट जाएगा। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। ठीक है भाई। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू
मीटर। आ गया ना समझ में, ओम इंटू मीटर, याद रख लेना। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, मैंने बताया ना, प्रतिरोधकता केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर, जिस पदार्थ का तार बना हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। हाँ, ताप से भी ये परिवर्तित हो जाती है, तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, या ताप पर भी तथा ताप पर भी निर्भर करती है, इसको आप लिख सकते हैं, वैसे यही सफिशियंट है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, अभी बताया था, क्या है, कूलाम। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, व्यावसायिक मात्रक आपको पता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, KWH, है ना, किलोवाट घंटा, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं। प्रतिरोध का सूत्र और मात्रक क्या है, देखिए ओम के नियम से R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है, और मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम, ये वो ओम नहीं है, इसकी स्पेलिंग है OHM। सर साइमन जो ओम हुए थे, ठीक है, जिन्होंने ये संबंध दिया था ना, V प्रोपोर्शनल टू I, कि किसी चालक के सिरों का जो विभवांतर V होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और तब उन्होंने इसका स्थिरांक माना था V बराबर IR। ये समानुपातिक स्थिरांक है जिसे किसी चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं, इसलिए उन्हीं वैज्ञानिक सर साइमन जॉन वो ओम हुए थे ना, उन्हीं के नाम पर इनका मात्रक रख दिया, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, उसका हमारा जो ओम है ना, वो ईश्वरीय सत्ता का जो प्रतीक है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, भारत में जो विद्युत धारा सप्लाई की जाती है उसकी आवृत्ति 50 से 55 हर्ट्ज होती है। ठीक है भाई, और अमेरिका में 60 हर्ट्ज पर विद्युत धारा को सप्लाई किया जाता है, और भारत में 50 से 55 के बीच होती है। तो आप 50 लिख देना या 55 लिख देना, 50 से 55। अच्छा, मैंने भी 50-50 लिख दिया है। ठीक है, 50 से 55 हर्ट्ज होती है। अब चलते हैं 159 वाला प्रश्न। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T। तो देखिए Q का मान कितना है, 120 कूलाम आवेश है भाई, एक मिनट में। ध्यान रखना, यहां समय मिनट में नहीं सेकंड में लिया जाएगा, तो बंधु एक मिनट है अर्थात 60 सेकंड। मैंने पहले ही बताया था I बराबर Q/T, कूलाम अभी थोड़ी देर पहले बताया बटे सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो 2 एम्पियर आ जाएगा भाई। अब 120 में जब 60 का भाग देंगे तो 2 एम्पियर, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, तो ध्यान रखना भाई, अमीटर को जोड़ते हैं तो उसमें धन और ऋण होता है, धन टर्मिनल से बैटरी के धन टर्मिनल से धन टर्मिनल लगाइए, ऋण को ऋण लगाइए। वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी धन और ऋण होता है, कुंडली में नहीं होता, तो ऑप्शन सी हमारा यहां सही हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में धन और ऋण नहीं होते, आप किसी भी सिरे को धन और ऋण से जोड़ सकते हैं। अब ये प्रश्न तो बहुत इजी हो गया, लंबा तार का लंबाई अगर बढ़ाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, दोनों की चाल समान है भाई।
किसी विद्युत परपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले विभवांतर की विभव की परिभाषा बताई थी। ठीक है, विभव की क्या परिभाषा कि इकाई कूलाम आवेश को या किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी आवेश को लाया जाए तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो लाने में किया गया कार्य होगा वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। तो ये क्या है, विभवांतर की परिभाषा है। किसी विद्युत परपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है भाई, तो विभवांतर की क्या परिभाषा है, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उन दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय शून्य होगा, क्योंकि धारा तब ही प्रवाहित होती है जब एक सिरा उच्च विभव पर और दूसरा सिरा निम्न विभव पर होता है। और सामान्यतः हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सेल का जो धन सिरा है वो उच्च विभव पर है और जो ऋण सिरा है वो निम्न विभव पर है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? भाई देखिए, पानी की धारा को ही देख लीजिए। एक आप थाली ले लीजिए और उसको बिल्कुल समतल जगह पर रख के और पानी से भर दीजिए, तो क्या किसी सिरे से दूसरे सिरे की ओर पानी बह रहा है? नहीं बह रहा है, क्योंकि दोनों सिरे, दोनों तले वो इस तरह से समान स्तर पर है। अगर मैं एक तल को ऊपर उठा दूं, थाली के एक सिरे को ऊपर उठा दूं, तो कंडीशन ऐसे हो जाएगी, तो सीधी सी बात है पानी अब यहां से इधर की ओर नीचे की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो सिरा है वो उच्च विभव पर आ गया और वो निम्न विभव पर। ठीक है, वही स्थितिज ऊर्जा के कारण कि इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। वही विद्युत धारा में होता है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, सेल का या बैटरी का जो धनाग्र होता है वो उच्च विभव पर माना जाता है और ऋण सिरे को निम्न विभव पर माना जाता है। ठीक है, तो दोनों टर्मिनलों पर पर्याप्त विभव समान होता है। ठीक है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर है 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर। ठीक है भाई, ध्यान रखना प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। यहां ओम इंटू मीटर, ये ओम का चिन्ह है, मीटर का प्रतीक है भाई। ठीक है, और धातुओं और मिश्र धातु दोनों की चालकता अच्छी होती है, इसलिए इनका जो प्रतिरोधकता है बहुत अल्प है, 10 की घात -8 बहुत अल्प है भाई। और जबकि रबड़ और जैसे अब्रक है, ऐसी कुचालक लकड़ी है, ऐसी कुचालक वस्तु है जो विद्युत धारा की कुचालक है, इनकी जो प्रतिरोधकता है बहुत ज्यादा होती है, वो 10 की घात 12 से 10 की घात 17 कितनी हो गई भाई, ओम मीटर की कोटि की होती है। चलिए, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, देखिए ध्यान रखना भाई, धातुओं का कोई तार है, सोने का, चांदी का, तांबे का, उसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। ध्यान रखना, धातुओं में लिख देता हूं, धातुओं का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है भाई, और अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। क्या लिखेंगे, अपरिवर्तित। यही तो कारण है सिलिकॉन, भाई अर्धचालक कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन का प्रतीक है, ये जर्मेनियम का प्रतीक है। मैं लिख रहे थे, ये आईपैड पे ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है भाई, अब तो समझ में आ रहा है ना। और ये पेन है इसका,
तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो क्या है, अर्धचालक है, और इनका जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए आजकल जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जा रहे हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्थात अर्धचालकों से, जो चिप बन रही है ना आपकी, एक छोटी सी चिप में कितने सर्किट बने होते हैं, वो सब किसकी चिप बनी होती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की। ठीक है भाई, और इनको क्या बोलते हैं, अर्धचालक, भूल मत जाना। तो अपरिवर्तनीय रहता है। 167 में प्रश्न पर आ जाइए। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, अभी बताया ना, चांदी क्या है, धातु, धातु का ताप बढ़ाया जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, विद्युत चुम्बक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। कुंडली, विद्युत कुंडली किसकी बनाई जाती है, तांबे के तार की। ठीक है, यहां नर्म लोहा सही होगा भाई। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद को क्या कहते हैं, बंद पथ को क्या बोलते हैं भाई, कोई परपथ बना हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो सतत पथ कहलाएगा, और अगर सर्किट को ऑफ कर दें तो वो बंद पथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विद्युत परपथ कहलाएगा। यार ये तो सरल सी बात है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, तापीय प्रभाव का प्रयोग किसमें नहीं, हीटर, हीटर तो तापीय सिद्धांत पर है, इसमें तो होता है। विद्युत इस्त्री में भी होता है, विद्युत बल्ब में भी होता है, विद्युत पंखे में नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन हियर। 171वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, और ये वैसे बड़ा प्रश्न है भाई, अमूमन 2 नंबर में ऐसा आ सकता है। चलिए फिर मैंने पहले ही वादा किया था पूरी तरह से आपका रिवीजन कराना है, मेरा उद्देश्य यहाँ आपका रिवीजन कराना है। तो यहां चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए भाई, आप ए से बी तक जाएं तो 2 रास्ते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो कि अगर इस रास्ते से जाएं तो 2 ओम का प्रतिरोध है, और अगर इस लंबे रास्ते से जाएं यहां से और फिर वापस आएं तो रास्ते में 2 ओम और 2 ओम। तो सीधी सी बात है, इस तार को मैं लंबा करता तो ये 2 ओम, ये और ये 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाता है, 4 ओम। तो अब देखिए, इस ए सिरे को लगाइए, एक तो इसके साथ ये 2 ओम का जुड़ा हुआ, ये ए है भाई, और ये बी सिरा, इसमें 2 ओम तो जुड़े हुए हैं। अब इस वाले रास्ते से मैं जब जा रहा हूं तो 2 ओम यहां पड़े, 2 ओम यहां पड़े श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो ये 4 ओम का प्रतिरोध और हो गया भाई इस तरह से, ये 4 ओम, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, 2 और 2। अब देखिए ए और बी के बीच 2 प्रतिरोध, 2 ओम और 4 ओम के किस क्रम में, समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp बराबर 1/R1, इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो 1/Rp बराबर, इसमें 4 लघुत्तम, तो ये 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो Rp बराबर 4/3। ठीक है भाई, इतना ओम हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4/3 ओम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब 172वां प्रश्न देखिए। चलिए काफी देर हो गई, इस कलर को मैं बदल ही देता हूं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने, देखिए आवेश का जो सूत्र है, मैं चलो यहां लिख देता हूं, 172 यहीं लिख देता हूं। Q बराबर सूत्र क्या होता है, Ne, या N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो n बराबर क्या होगा भाई, सूत्र n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ई, Q बटे ई। आप बचगुणा करके देख लीजिए, Q बटे ई, Q बराबर NE हो जाएगा ना वही सूत्र। तो Q बराबर कितना है, 1 कूलाम, 1 कूलाम। ठीक है, तो Q की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम। अब ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आप जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम कट गया, तो कितना हो गया, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको सरल करेंगे तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात -19 को ऊपर ले जाइए, तो आपको पता है अंश से हर में या हर से अंश में घातों को ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 10 की घात -19 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात +19 हो जाएंगे और बटे 1.6 यही हो जाएगा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 17 लिख सकता हूं ना, या फिर ऐसे लिख लीजिए, चलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ज्यादा रहेगा, 10 इंटू 10 की घात 18, एक 10 को मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, तो 10 की घात 18 रह जाएंगे बटे 1.6। ठीक है, अब देखिए पॉइंट को हटाऊंगा तो एक जीरो और हो जाएंगे ऊपर, तो 100 बटे 16 इंटू 10 की घात 18, 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो मतलब 25, तो n बराबर 25 बटे 4 गुणा 10 की घात 18। अब 25 में 4 का भाग दे दीजिए, तो n बराबर हो जाएंगे 6 चौका 24, 4 दूनी 8, 6 पंजे 25 गुणा 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10 की घात 18। इसको आप छोटी संख्या समझ रहे हैं, करना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब ना, 10 खरब, और कितनी हुई, अभी तो ये 10 की घात 13 हुए। इसका मतलब एक कूलाम आवेश छोटी बात नहीं है भाई, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, अरबों खरबों। ये अरबों खरबों छोटी संख्या बोलने पर ही है भाई, संख्या बहुत ज्यादा है, करोड़ ही बहुत ज्यादा हुए भाई। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई, 6.25 गुणा 10 की घात 18। चलते हैं 173वां प्रश्न। किसी विद्युत परपथ में अमीटर और वोल्टमीटर का संयोजन किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अमीटर को जोड़ा जाता है, देखिए यहां लिख देता हूं, अमीटर को जोड़ा जाता है, चलिए यहां अमीटर को जोड़ा जाता है विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ध्यान रखना। वैसे विद्युत परपथ भी मैं आपको बना सकता हूं, अगर इसको कहां बनाए, यहीं बनाए भाई। चलिए यहां जैसे ये कोई बैटरी है भाई, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है भाई, और अगर ये प्लस और ये माइनस और ये कोई प्रतिरोध है, ठीक है, और यहाँ कोई कुंजी लगा देते हैं। चलिए इसको, जो ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, देखिए ध्यान रखना, वोल्टमीटर को किसी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर मापने के लिए उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, और अमीटर जो धारा का मापन कर रहा है आई का, उसको कैसे क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ रहे हैं, देखिए श्रेणी क्रम में। ठीक है भाई। अब 177वां प्रश्न देखिए, किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा टी समय में, प्रश्न में रह गया है भाई, टी समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, ये क्या प्रश्न है, यदि ऊष्मा H, मैंने बताया ना उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H बराबर होती है V इंटू आई इंटू टी, अर्थात H बराबर किसकी होती है, V I T के होती है।
उत्पन्न ऊष्मा का मान किसके बराबर होता है? VIT के बराबर होता है। अब देखिए 178वां प्रश्न, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। भाई पदार्थ तीन तरह के हो सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह निर्बाध रूप से होता है, बिना किसी रुकावट के होता है, उन्हें हम विद्युत चालक बोलते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का परिचालन नहीं होता है उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। और अगर बीच का सा हो, ठीक है, उन्हें अर्धचालक बोलते हैं। अब इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 179वां प्रश्न देखिए, किसी विद्युत परपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? अब ऑप्शन में देख लेते हैं, धारा नियंत्रक और परिवर्ती प्रतिरोध। तो देखिए प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है कि किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया। ध्यान रखना, धारा के मापन की बात कर रहे हैं। धारा के मापन के लिए तो अमीटर का प्रयोग करते हैं, विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्टमीटर का, लेकिन धारा के मान को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। धारा नियंत्रक क्या करता है? प्रतिरोध को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट कर दिया है कि परपथ के प्रतिरोध, धारा का मान परिवर्तित तभी होगा जब परपथ के प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो। ठीक है, और ध्यान रखना, जैसे ये बैटरी है और ये इसका प्लस माइनस हुआ, तो धारा नियंत्रक को कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से, यहां से इस तरह से लेकर। ठीक है भाई, ये तो धारा नियंत्रक RH रियोस्टेट, और प्रतिरोध परिवर्तक भी होता है। जैसे ये कोई प्रतिरोध है भाई, ऐसे प्रतिरोध R को दर्शाते हैं और इस तरह से। तो प्रतिरोध परिवर्तक, अब यहां देखिए परिवर्ती प्रतिरोध या परिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करके भी हम परपथ का प्रतिरोध बदल सकते हैं। तो परिवर्ती प्रतिरोधक भी बोलते हैं इसको, परिवर्ती प्रतिरोधक। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे भाई। किसी विद्युत परपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। अभी इसकी परिभाषा आपको बताई थी। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करती है विभवांतर। सेल के दोनों सिरों अर्थात धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल के बीच अगर विभवांतर नहीं होगा तो सेल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब एक सिरा उच्च विभव पर और दूसरा निम्न विभव पर हो। ठीक है भाई, 182वां प्रश्न देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम किसी भी चालक के लिए अगर लागू होना है तो प्रयोग के समय तीन शर्तों का पालन होना चाहिए। उस चालक का ताप स्थिर रहना चाहिए, लंबाई नहीं बदलनी चाहिए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नहीं बदलना चाहिए। तो सबसे मुख्य शर्त क्या है? उस चालक अर्थात उस तार का प्रतिरोध, उस चालक या तार का ताप बदलना नहीं चाहिए, ताप टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ताप चर रहता है, चर का मतलब बदलता रहता है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, विभवांतर अचर होगा तो धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, और जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है, विभवांतर की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधकों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि किसी चालक में समांतर क्रम में संयोजित होने वाले n प्रतिरोध हैं और प्रत्येक का मान R है, तो समतुल्य जो प्रतिरोध होगा R डैश वो किसके बराबर होगा? R बटे n के। यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है? 10 ओम। तो 10 बटे और प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है? 10 है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। इसका मतलब अगर मेरे पास 10-10 ओम के 10 प्रतिरोध हैं और मैं उनसे 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना चाह रहा हूं तो उन्हें मुझे समांतर क्रम में संयोजित करना
होगा। और अगर 100 ओम का चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, 10 10 10 10 बार कितना हो जाएगा, 100 ओम। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, यदि n चालक जिनमें प्रत्येक का मान R ओम है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R डैश एन आर के। ध्यान रखना, ये श्रेणी क्रम के लिए है और ये समांतर क्रम के लिए। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है, मतलब प्रतिरोध ही प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अगर प्रतिरोध ही जुड़ा हुआ है बैटरी से, तो बैटरी की संपूर्ण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी। किसके रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। और इसी का प्रयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं, क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर जो टंगस्टन का वायर लगा होता है, तंतु लगा होता है, वो उस ऊष्मा के कारण चमकता है। और बल्ब के अंदर हम आर्गन या नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर देते हैं, जिससे उनकी जो लाइफ है, टंगस्टन के तार की लाइफ बढ़ जाती है, वो जल्दी पिघलता नहीं है, क्योंकि बाहर जैसे तार गर्म होता है, बाहर की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो जल जाता है। ठीक है। तो संपूर्ण ऊर्जा किसमें होगी, तापीय ऊर्जा में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अब आइए, यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति होगी, मैंने शक्ति का सूत्र बताया था, P बराबर V गुणा I। तो V का मान कितना है, 220, तो 220 लिख दीजिए। I धारा कितनी है, 0.5, तो 220 गुणा 5 करेंगे तो 110 आ जाएंगे, क्योंकि 0.5 घटाएंगे तो 10 और 22 पंजे 110। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। तो P बराबर 110 वाट, W लिख देंगे भाई। तो 110 ऑप्शन डी। 185 में आप प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। तो देखिए सूत्र क्या है, I बराबर Q अपॉन टी। यहां क्या दिया गया है, तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, अर्थात I का मान कितना दे रखा है, 0.5 एम्पियर। समय T कितना दिया गया है, 10 मिनट। अब मैंने पहले ही बताया था कि समय मिनट में ना होकर होना चाहिए सेकंड में, तो 10 मिनट में हो जाएंगे 600 सेकंड। ठीक है। तो विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश Q का मान पूछ रहा है, तो इस समीकरण से आप Q का मान निकालेंगे। Q बराबर कैसे होगा, बच गुणा कर दीजिए, I इंटू टी। तो I का मान रखिए 0.5 और T का मान है 600 सेकेंड। ठीक है। तो 600 गुणा 0.5 अर्थात 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300। और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो उस विद्युत परपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का जो परिणाम है वो कितना होगा, 300 कूलाम, जो हमारे ऑप्शन ए में है। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें कुचालक बोलते हैं या विद्युत रोधी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा भाई। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, देखिए विद्युत मैंने पहले बताया ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, और उच्च विभव वाला सिरा किसको माना जाता है, धन सिरे को। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। ये भाई सदियों से, उस समय से परपाटी चली आ रही है जब इलेक्ट्रॉनों की खोज ही नहीं हुई थी। तो उस समय से क्या माना गया था कि धनावेश जिधर प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन बाद में खोजों से पता चला कि भाई धारा तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है। लेकिन आज भी हम उसी परपाटी को पीट रहे हैं और हम क्या मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा को मानते हैं। तो सीधी सी शब्दों में क्या है, धन से ऋण सिरे की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका
सही होगा। 1 वोल्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वोल्ट का सूत्र क्या है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। जब मैं एक वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, सबकी जगह एक एक रख दीजिए, W भी 1, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम। इसका मतलब 1 से 1 कट जाएगा तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल प्रति कूलाम के। जूल प्रति कूलाम कहां है भाई, ऑप्शन बी में। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है भाई, ऑप्शन सी व्यावसायिक मात्रक भी है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, टंगस्टन का विद्युत बल्ब के अंदर प्रयोग किया जाता है। 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए यहां वाट का मतलब शक्ति, P का मान दे रखा है 100 वाट, ठीक है, और V का मान दे रखा है 220 वोल्ट। तो प्रतिरोध R का मान इसमें पूछ रहा है। तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको सूत्र बताए थे कि P बराबर VI वोल्ट इंटू एम्पियर, और V के स्थान पर मैं IR रख सकता हूं, या I के स्थान पर V अपॉन R रख सकता हूं। तो I बराबर V अपॉन, अगर मैं R रखूंगा क्योंकि R पूछ रहा है इसमें, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू I के स्थान पर V बटे R, तो सूत्र हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। देखिए अब बजगुणा कर दें, अर्थात पी आर बराबर वी स्क्वायर, तो आर पूछ रहा है तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर बराबर वी स्क्वायर, अर्थात भैया वोल्टेज कितना है 220, तो 220 गुणा 220 बटे पी शक्ति कितनी है 100, और तो 0 से 0, 0 से 0, 22 गुणा 22 484 ओम आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, टंगस्टन का जो होता है वो 3380 के लगभग होता है, गलनांक होता है 3380 एग्जैक्ट है, तो इसको 3500 में मान सकता हूं, ऑप्शन सी। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। भाई विद्युत धारा का सूत्र क्या है, Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। यदि t बराबर 1 सेकेंड में रख दूं तो I बराबर क्या हो जाएगा Q, अर्थात किसी चालक के किसी बिंदु से यदि 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान होता है। तो एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ये विद्युत धारा की परिभाषा है भाई। तो देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 6 गुणा 10 की घात 18। थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाल के आपको बताया था। अब चलते हैं हम पाठ 13 हमारा पर्यावरण। तो देखिए पहला प्रश्न अर्थात 195वां प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो चैप्टर 13 है उसका पहला प्रश्न है भाई, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, ढंग से आप समझ लीजिए कि हरे पौधे और कुछ नील हरित शैवाल और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से करके और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का रासायनिक रूप में वो संग्रहित करते हैं ऊर्जा को, और वो पूरे विश्व की ऊर्जा का आधार बनते हैं। क्योंकि कोई भी स्तर का उपभोक्ता हो, ठीक है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, कोई भी जीव जंतु हो, इन्हीं पेड़ पौधों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है वो हरे पौधों को खाएंगे, और द्वितीयक उपभोक्ता वो प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न क्या है, आप देखिए इस पर आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, देखिए ध्यान रखना,
मैं अभी आपको चलो इसको चित्र बना के ही बता देता हूं। अरे इसको हटा, चलिए ढंग से बना देता हूं मैं यहां से, और ऑटोमेटिक टूल, और ये त्रिभुज बनाता हूं पहले इस तरह से, ठीक है। और इसमें एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। तो देखिए पहला जो स्तर होता है वो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कौन से हैं? जितनी भी वनस्पतियां हैं या नील हरित शैवाल हैं या कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु हैं जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। और वो प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। अब इन उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करके अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है भाई। इसी तरह द्वितीयक जो उपभोक्ता हैं वो तृतीय पोषी स्तर बनाएंगे। इसी तरह तृतीय जो उपभोक्ता हैं वो चतुर्थ पोषी स्तर बनाएंगे। ध्यान रखना भाई। तो प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं भाई, ठीक है। हरे पौधे, नील हरित शैवाल व कुछ जीवाणु जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयंपोषी क्षमता होती है, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरे पौधों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में अवशोषित होता है? सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है या जो ये पेड़ पौधे या वनस्पति ग्रहण करते हैं उसका केवल 1% ही और खाद्य ऊर्जा के रूप में वो अवशोषित कर पाते हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन कितने प्रतिशत उपभोक्ता के अगले पोषी स्तर तक जाता है? 10%। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे देखिए भाई, सूर्य की जितनी भी ऊर्जा का उपयोग किसी पौधे ने किया उसका केवल 1%, सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही पौधा खाद्य ऊर्जा के रूप में अपने अंदर संचित कर पाया। अब उसको किसी गाय ने खाया या बकरी ने खाया मान लीजिए। अब बकरी ने जितनी भी ऊर्जा उस पौधे से ली, ठीक है, जितनी भी ऊर्जा ली उसका केवल 10% ही इसको खाने वाले को ऊर्जा मिलेगी। मान लीजिए शेर ने इसको, बकरी को खा लिया तो शेर को केवल 10% ऊर्जा ही मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो मांसाहार करते हैं उनको कम ऊर्जा प्राप्त होती है और उनकी खुराक भी ज्यादा होती है। शेर इसलिए ज्यादा भोजन करता है क्योंकि उसको कम ऊर्जा मिल रही है। हम शाकाहारी हैं, सीधे वनस्पतियों को हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करेगी। सीधी देखिए, सूर्य से जितनी ऊर्जा मिली उसका 1% पौधों ने अपने अंदर संग्रहित किया, उसको हमने खाया तो 1% डायरेक्ट मिल रहा है हमें। लेकिन आप वहां भी देखिए, बकरी ने खाया, उस बकरी की ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले द्वितीय उपभोक्ता के रूप में अगर शेर है तो वो उसको ग्रहण करेगा। तो समझ में आ गया होगा। ओजोन परत के क्षरण या क्षय के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम? ये तो बिल्कुल नहीं है। घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, ये तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। घास, मछली, बकरी, ये बिल्कुल नहीं है। घास को बकरी खा सकता है, बकरी को मानव खा सकता है, ये सही है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत करती है, ठीक है भाई। किसी आहार श्रृंखला में मान लीजिए चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, चौथे पोषी स्तर पर।
ठीक है, तो बताइए प्रथम उत्पादक पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो देखिए यहां ही देखिए चौथे पोषी स्तर पर, देखिए ये ना चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है। यहां 5 किलो जूल है, इस जगह पर चौथे पर 5 किलो जूल। तो देखिए 5 किलो जूल। अब एक बात सोचिए, केवल 10% का उपयोगी चतुर्थ पोषी स्तर पर कर पाए होंगे, तो द्वितीयक पोषी स्तर पर कितनी रही होगी? 50। 50 का 10%, 5 ही तो होगा। 50 का 10% ही 5 हो रहा है, तो यहां कितनी रही होगी? 50 किलो जूल। और यहां कितनी रही होगी? 500 किलो जूल। और वो पूछ कर रहा है प्रथम पर, तो यहां कितनी रही होगी? 5000 किलो जूल उत्पादक स्तर पर। तो पूछ कहां रहा है वो? प्रथम अर्थात उत्पादक पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध रही होगी? 5000 किलो जूल। ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट वन। ठीक है भाई। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न को देखिए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में उत्पन्न करती हैं क्या? कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं भाई। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा को जला सकती हैं, कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं। तो कैंसर उत्पन्न करती हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही होता है, एक दिशीय होता है। एक परितंत्र में कौन कौन से, देखिए परितंत्र या इकोलॉजी सिस्टम बनाने के लिए दो तरह के घटकों की आवश्यकता होती है, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटकों में भाई देखिए जीवों को निर्जीव प्रभावित करते हैं, निर्जीवों को सजीव प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए अजैविक घटक में कौन कौन से? ताप, वर्षा, वायु ना। जहां अच्छा सुगम ताप होगा, वर्षा अच्छी होगी, पानी अच्छी होगी, आर्द्रता, वायु की मात्रा अच्छी होगी, तो वहां जीवों की संख्या भी ज्यादा होगी। जीवों में आप जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक, ये सभी आते हैं। ठीक है भाई। तो एक परतंत्र को कौन निर्माण करता है भाई? अजैविक घटक, अजैविक और जैविक। इसमें परतंत्र में जैविक और अजैविक दोनों ही घटक शामिल हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? द्वितीय, अभी बताया था भाई, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तृतीय, एक ज्यादा लिख दीजिए इसमें। ठीक है। आहार श्रृंखलाएं शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती हैं, जिसे आहार जाल बोलते हैं, आहार जाल। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम बायो सेक्शन पर और पार्ट 5 जैव प्रक्रम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 205वां प्रश्न वैसे है, बोमेन संपुट निम्नलिखित में से किस तंत्र का भाग है? आप जानते हैं बोमेन संपुट है वो वृक्क के संरचना में आपने पढ़ा था। तो वृक्क किसका कार्य करता है भाई? उत्सर्जन का। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आमाशय में पहुंचता है, तो यहां जाकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम पित्त रस भी बोलते हैं, मिलता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन का माध्यम अम्लीय बना देता है। और आगे वो क्या क्या है वो चलो जो बड़े वाले प्रश्न आपको बताएंगे तब उसमें आ जाएगा। तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिसका अणुसूत्र है HCl। तो यहां भी ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट वन। मानव में भोजन को काटने व चीरने फाड़ने के लिए उपयोगी दांत है। देखो चीरना फाड़ना, उसका रोदन करना, रोदन मतलब रोदन करना एक तरह से, तो ऐसे रट सकते हैं। तो वो दांत कौन से कहलाते हैं भाई? ये ऑप्शन 2। ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि संबंधित है। आपको पता है कि नर जननांग में और एक मक्खी के समान आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, और ये क्या करती है? पेशाब की आने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है। तो
ये कहां पाई जाती है? नर जनन तंत्र में, ऑप्शन 1। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन 1। श्वसन में ग्लूकोज पाइरुवेट में विखंडित हो जाता है। अब देखिए श्वसन में जो ये है पाइरुवेट विखंडित कैसे होता है भाई, कहां होता है? देखिए ये होता है कोशिका द्रव्य में। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे रटें? परिस्थिति के आधार पर पाइरुवेट को या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक परिदृश्य में पाइरुवेट के टूटने की प्रक्रिया का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं, वह स्थान है जहां पाइरुवेट का अवायवीय विखंडन होता है, जिससे किण्वन के माध्यम से एसिड और अल्कोहल का उत्पादन होता है। श्वसन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वायवीय और अवायवीय। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और यीस्ट इस क्रिया में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन में पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आप इन 3 समीकरणों के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे आप पहले समीकरण में देख रहे हैं, ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में निर्माण हो रहा है। अब पाइरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हो रहा है, जो एक क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और इसके विखंडन के फलस्वरूप 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु जल के और 38 अणु एटीपी के प्राप्त हो रहे हैं, जो ऊर्जा के रूप में है। और लास्ट का जो तीसरा समीकरण है वो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन हो रहा है और इससे एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु एटीपी के प्राप्त हो रहे हैं। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें किसकी जरूरत नहीं होती है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है हरित लवक, क्योंकि यही ठीक है ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां? किडनी में पाए जाते हैं भाई। तो उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है भाई। मानव में श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कूपिका, ठीक है भाई। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है भाई। सामान्य वयस्क का रक्तदाब, जो सामान्य वयस्क का जो रक्तदाब है वो 120 mm से 80 mm के बीच होना चाहिए, ठीक है भाई। 80 mm जब हृदय रेस्ट अवस्था में हो, आराम की अवस्था में, और जब वो अंकुचन करता है अर्थात सुकड़कर और अन्य हमारे जितने भी अंग हैं उनको रक्त की सप्लाई करता है, उस समय जो रक्त है वो मैक्सिमम रक्तदाब है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120 mm पारे के दाब के बराबर, ठीक है भाई। तो mmHg लिखा हुआ है पारे के दाब के बराबर, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट वन। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 217वां प्रश्न, अमीबा में पाचन में होता है खाद्यदानी में होता है, खाद्यदानी में होता है। श्वसन में सामान्यतः जंतु वायु को इनहेल करते हैं, ठीक है, नेह श्वसन, जिसको इनहेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेह श्वसन, श्वसन, और फिर एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल, और उसको उच्छ्वसन क्या क्या बोलते हैं? इसकी उच्छ्वसन करते हैं।
सिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं भाई। जैसे पानी के हेडपंप पे होते हैं ना, दबाते हैं वाल्व खुल जाता है, नीचे का पानी आ जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं वाल्व बंद हो जाता है। इसी तरह भाई हार्ट में भी हमारे 4 वाल्व होते हैं, ठीक है। जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम। जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। बसंत में जड़ व तने के ऊतक में संचित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। भाई बसंत में जब ऋतु बसंत जाचक भया, हरक दिए द्रमपात ताते न पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। मतलब बसंत ऋतु में को आया देखकर पेड़ पौधे अपनी पत्तियों का दान कर देते हैं और उसी के फलस्वरूप नव पल्लवित होते हैं। तो बसंत ऋतु में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जड़ और तना शर्करा का जो संचय कर लेते हैं और बाद में इसी शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में कर देते हैं। कलिकाओं में, कोपल या पत्तियों में कर देते हैं भाई, कलिकाओं में आएगा फिर, यहाँ कलिकाओं में होता है। आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा। भाई देखो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक या पित्त रस पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है बहुत तीक्ष्ण अम्ल होता है जो किसी भी सतह को गला सकता है। और जब ये देखिए ये तो मांस का बना होता है, तो इस आमाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है जिससे एसिड या पित्त रस का असर आमाशय पर ना पड़े, जिसको श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, श्लेष्मा। ठीक है भाई। रक्त दाब को मापने के लिए स्फेगमोमेनोमीटर, देखिए कौन सा यंत्र है भाई? स्फेगमोमेनोमीटर, ठीक है, यंत्र का प्रयोग करते हैं। रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को द्वार कोशिका। मानव में आहार नाल में भोजन में मिलने वाला प्रथम एंजाइम एमिलेज होता है। भाई सबसे पहले हम जैसे ही भोजन को ग्रहण करते हैं तो लार मिलती है उसमें, ठीक है, तभी तो हम कहते हैं भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। वो क्या कहलाता है? एमिलेस बोल देते हैं, कहीं कहीं एमिलेज भी बोल देते हैं। तो एमिलेस लिख दीजिए चाहे एमिलेज लिख दीजिए, एक ही बात है, एमिलेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोश का स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण स्रोत एटीपी अणु होता है। क्या? एटीपी अणु होता है। एटीपी आप लिख दें, हिंदी में भी लिख सकते हैं। बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 10 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। तो इनको आप ढंग से रट लें भाई। अब अगला चैप्टर नियंत्रण व समन्वय। अभी आप ये ना समझे कि बस इतने से ही प्रश्न, अभी मैं बैक आऊंगा, ठीक है, और भी बहुत से प्रश्न जो इस चैप्टर से हम लेंगे पर एक दूसरे राउंड में, ठीक है। पहले छोटे छोटे प्रश्नों को मैं ले लेता हूं, फिर बाद में आएंगे। देखिए अगला प्रश्न 218वां, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य योजक स्थान को क्या बोलते हैं? आप जानते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला करता है भाई। तंत्रिका कोशिका का विभाग जो सूचनाओं को उपार्जित करता है, द्रुमिका। 221वां प्रश्न, शरीर की संस्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी है अनुमस्तिष्क। अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि किसको बोलते हैं? थायराइड को, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। पीयूष से, पीयूष ग्रंथि जो सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि होती है, ठीक है। इन ग्रंथियों और उससे निकलने वाले हार्मोन को आप ढंग से पढ़ लें। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन आवश्यक होता है? आयोडीन। जब हम भोजन में आयोडीन की कमी हमारे अंदर हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिससे गलगंड या घेंगा हो जाती है, जिससे गर्दन में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, ठीक है भाई। और पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है जो सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, जिसके द्वारा निकला जो हार्मोन होता है वो कम स्राव हो तो व्यक्ति बौना हो जाता है, अधिक होने पर वो दानवाकार हो जाता है।
छुई मुई की पत्तियों में गति होती है, कंपानुकुंचन। शरीर में नियंत्रण व समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्र का। तंत्र के द्वारा भी होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा भी होता है। ठीक है भाई, तो दोनों ही आएंगे इसमें। पर्दीय तंत्र का तंत्र किससे मिलके बना होता है? कपाल तंत्र का है, मेरु, दोनों ही है भाई ये तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? मेरु रज्जु में। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण भाई एक तरह से पोस्ट ऑफिस बॉक्स है हमारा जो मेरु रज्जु है, क्योंकि जैसे ही हाथ में पैर में कहीं कोई कांटा चुभा या कुछ कील लगी कहीं भी, तो तुरंत संदेश को जो तंत्रिकाएं कहां भेजेंगी? मेरु रज्जु में। मेरु रज्जु के थ्रू मस्तिष्क में जाएंगी, मस्तिष्क के वापस जो भी करना है, ठीक है, वो वापस मेरु रज्जु में आएगा और मेरु रज्जु फिर पुनः तंत्रिकाओं को आदेश करेगा भाई हाथ को हटाइए। तो पूरा जो सेंटर है वो कहां होता है भाई? मेरु रज्जु में होता है। संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, संवेदी तंत्र का। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, आप मानव मस्तिष्क का चित्र आप देखना, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा। पराग नल का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रसायनोवर्तन का। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन। आपको पता है कि इसको करो या मरो का हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इसका स्राव एकदम से बढ़ जाता है, जिससे हृदय की गति बढ़ जाती है ना, सांस की गति बढ़ जाती है। तो निम्न में से पादप हार्मोन है, तो देखिए ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है जो वृद्धि करता है भाई, वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी है भाई। तो इसमें ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन। निम्न में से पादप वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन, मतलब पादप, ये तो सब वृद्धि कारक थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, और साइटोकाइनिन कोष का विभाजन को प्रेरित करता है, लेकिन इसको संदमित करने वाला, रोकने वाला हार्मोन भी है जिसको एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन। अब 233वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला प्रश्न, पादप में पत्तियों का मुरझाना हार्मोन के प्रभाव से होता है, मैंने अभी बताया ना, संदमक हार्मोन। देखिए ये रहा एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल। पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन, ये भी मैंने अभी बताया था, कोश का विभाजन को प्रेरित करता है, कोश का विभाजन। खाली जगह हार्मोन प्रोरोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है जो पादप की लंबाई में वृद्धि करता है, ऑक्सिन, ये ना, ये ऑक्सिन जो हार्मोन है भाई। ठीक है, और जब कोई पौधा सूर्य के प्रकाश के सीध में आता है तो ये ऑक्सिन हार्मोन उससे विपरीत दिशा में चला जाता है और वहां ये प्ररोग की लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे, जैसे भाई ये है कोई पौधा, सूर्य इधर, सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो ये गति करके कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और यहाँ की जो टहनी है या कलिका है उसकी आकार में या लंबाई में वृद्धि कर देगा, जिससे पौधा आगे की ओर झुक जाएगा, अर्थात प्रकाश की ओर झुक जाएगा। दूसरा द्रव्य कहां पाया जाता है? मेरु रज्जु में पाया जाता है भाई, मेरु रज्जु में पाया जाता है। नर जनन ग्रंथि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन, और मादा से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है भाई। तो टेस्टोस्टेरोन। अब ये छठा, ये 7, 8 और ये 9, ठीक है भाई। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन श्रावण के लिए को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न, देखिए इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन श्रावण की क्रिया को किस क्रियाविधि से नियंत्रण किया जाता है? पुनर्भरण, ठीक है, पुनर्भरण। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना संचरण विद्युत आवेग के रूप में होता है, विद्युत आवेग के रूप में होता है।
और खाली जगह के संगठित जाल से तंत्र का ऊतक बना होता है। ठीक है, तो ये तंत्र का कोशिकाओं के संगठित जाल से तंत्र का ऊतक बना होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन और उसके कार्य मैंने यहां लिख दिए, इनको आप रट लेना भाई। वृद्धि हार्मोन क्या करते हैं भाई? शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करते हैं। एड्रिनल, इसको करो या मरो का हार्मोन भी बोलते हैं, शरीर की संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रखता है भाई। थायरोक्सिन हमें जो भोजन का ऑक्सीकरण या उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा स्तर का नियंत्रण करता है। और मेलाटोनिन दैनिक लय गति का नियंत्रण करता है। इनको आप जरूर याद कर लेना भाई। अब पार्ट 7 भाई, जीव जनन कैसे करते हैं। तो देखिए अब 235वां प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, राइजोपस। तो इसमें ऑप्शन सेकंड यीस्ट। बीजाणु महासंघ द्वारा जनन होता है। लेस्मानिया, राइजोपस, हाइड्रा, यीस्ट, राइजोपस। उभयलिंगी पुष्प है, गुड़हल भी उभयलिंगी है, सरसों भी उभयलिंगी है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट वन। पुष्प के स्त्री केसर में होते हैं वर्तिकाग्र, ये भी होता है, वर्तिका भी होती है, अंडाशय भी होती है, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन। बहुखंडन द्वारा जनन होता है प्लाज्मोडियम में भाई। ठीक है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए, इसलिए ये बाहर होते हैं शरीर के बाहर। क्योंकि शरीर का तापक्रम तो हमेशा 37 सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, और शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर का तापक्रम कम होना चाहिए, इसलिए शरीर के बाहर स्थित होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट वन। मानव में निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में संपन्न होती है? निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, जो 2 होती हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं भाई। महिलाओं के शरीर में कौन सा परिवर्तन जनन प्रावस्था के प्रारंभ को तथा परिपक्वता को परिलक्षित करता है? कौन सी ऐसी है शरीर में वृद्धि? ये कोई बात नहीं है। स्तनों का विकास ये भी होता है उस समय। आवाज में परिवर्तन पर सबसे बढ़िया ऑप्शन है ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, क्योंकि तब ही मादा के अंदर अंडा बनना प्रारंभ होता है। ठीक है भाई, और उसके बाद ही इनके निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो पुष्पीय पादप में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहां होता है? बीजांड में। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये 244वां प्रश्न है भाई। ब्रायोफिल्म की पत्तियों पर विकसित द्वारा कायिक जनन होता है, कलिका द्वारा। कलिका आएगा भाई। पराग पुष्प के में बनते हैं कहां? पराग पुष्प, पराग कण, जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के किस भाग में बनते हैं? पराग कोश में। पराग कोश में बनते हैं। पुष्पीय पादपों में अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनता है? फल बनता है। ध्यान रखना, पुष्पीय पादपों में अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तो वही फल बनता है। चौथा प्रश्न देखिए, कायिक जनन से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के बिल्कुल एक समान होते हैं। भाई कायिक जनन से जब उत्पन्न होंगे तो जितने भी पौधे उत्पन्न होंगे वो सभी कैसे होंगे? जनक पौधे के समान लक्षणों वाले होंगे। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किसके द्वारा मिलता है? अपरा द्वारा मिलता है। किसी स्पीसीज या जाति, स्पीसीज मतलब जाति की समष्टि के स्थायित्व के लिए कौन सी क्रिया है? जनन क्रिया आवश्यक है, तभी संततियों में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अब आनुवांशिकता एवं जैव विकास। मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए किस
पौधे का चयन किया था? मटर का किया था भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन एक साथ होने पर उसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजीव बोलते हैं। कहां है? ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन। संकरण टीटी और स्मॉल टीटी, तो देखिए इससे बना लीजिए आप टीटी। टीटी ये तो लंबेपन का है और ये बौनेपन का है, तो अगर ये बनेगा तो टीटी। अब इसमें टी कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए ये भी लंबा पौधा बनेगा। ये टी अगर इससे संयोग करे तो तब भी टी टी अर्थात लंबा ही पौधा बनेगा, ठीक है। और अगर ये इससे करे तब भी लंबा टी टी, और ये इससे करे तब भी लंबा, तो 1:1 आ जाएगा भाई, ठीक है। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 जोड़ी, मैंने अभी बताया था। मेंडल ने मटर के पुष्प के रंग लक्षण का एक संकरण कर, मतलब मेंडल ने क्या किया? मटर के पुष्प के रंग लक्षण का एकल संकरण करवाया, तो F1 अर्थात प्रथम संतति पीढ़ी में 3 फूल गुलाबी और 1 सफेद का प्राप्त हुआ। तो प्रभावी कारक मटर के पौधे के पुष्प का रंग होगा भाई, 3 फूल गुलाबी हुए तो प्रभावी कारक कौन सा होगा? गुलाबी ही होगा, क्योंकि 1 सफेद है, तो गुलाबी ऑप्शन विल बी ट्रू वन। 249 मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके पुष्प सफेद पुष्प थे, तो लंबे और बैंगनी का संकरण कराया बौने और सफेद से। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे और उनमें आधे बौने थे। तो आधे बौने कब होंगे? जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा, और सभी पुष्प बैंगनी रंग के थे। इसका मतलब अगर बैंगनी रंग को मैं बी से या डब्ल्यू से देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए टीटी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आधे बौने नहीं होंगे, इसमें तो सभी लंबे प्राप्त होंगे, इसमें भी सभी लंबे प्राप्त होंगे, और इसमें आधे बौने और आधे लंबे तो प्राप्त होंगे, लेकिन आधे पुष्प सफेद पुष्प वाले होंगे, लेकिन यहां तो क्या है? सभी बैंगनी रंग के पुष्प हैं जो प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट वन। आप बना के देख लेना। चलिए एक बार फिर हम वापस चलते हैं पार्ट 5 पर, ठीक है। और आप देख रहे हैं सीवी ज्ञानशाला, जो आपकी तैयारी के लिए है नंबर 1। और अगर अभी तक आपने एक काम आप कर सकते हैं नंबर 1 का, कौन सा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों रिश्तेदारों और जिसको भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं, और एक अच्छा सा कमेंट तो लिख ही सकते हैं। चलते हैं आगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आप जानते हैं इसको, तो कहां होता है? पत्तों में, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तों में होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा, अगर मानव के रक्त में यूरिया की मात्रा 20 mg से 40 mg के मध्य होती है तो हमारा किडनी सही काम कर रहा है, और अगर यूरिया की मात्रा 40 mg से ज्यादा मान ली जाती है या रक्त में जांच कराने के बाद ज्यादा आती है, तो मान के चलते हैं किडनी हमारी सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, ठीक है भाई। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, जो वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है, अर्थात दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है शरीर से, ठीक है, छानने का कार्य करता है, तो उत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। अब फटाफट जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वीडियो ये पहले ही काफी लंबा हो चुका है और अभी प्रश्न बहुत ज्यादा हैं, 340 के लगभग हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? किसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है भाई? श्वसन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है?
प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधे ही करते हैं, बाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे ही करते हैं। ये आवश्यक तो है पर सभी के लिए आवश्यक नहीं है। श्वसन सबके लिए आवश्यक है। सजीव होने की प्राथमिक इकाई है भाई, पहली पहचान है श्वसन करना। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा? चल भाई, कुछ जीव जंतु जिनमें मानव भी शामिल है वही चल पाते हैं, पेड़ पौधे नहीं चल पाते, लेकिन वो सजीव तो हैं। तो सजीवों के लिए श्वसन सबसे पहला आवश्यक शर्त है भाई। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति जरूरी है भाई। शरीर की वृद्धि ये भी जरूरी है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत ये भी जरूरी हुए। इसका मतलब ये सभी जरूरी है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। मानव में डायलिसिस छानने की क्रिया, दूषित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया कौन करता है? किडनी करता है। और जिसकी पहली क्या है, इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, जब किडनी खराब हो जाती है ना तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती कराए जाते हैं। ठीक है, और उस समय किडनी खराब होने पर डायलिसिस कराया जाता है, अर्थात रक्त में जो दूषित पदार्थ मिले हुए हैं जिनको किडनी बाहर नहीं निकाल पाया है उनको फिर एक फिल्टर के माध्यम से खून को साफ करके वापस शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। चलिए, कोश का झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोश का झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप जमता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है भाई। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की, थोड़ी देर पहले भी ये आया था भाई। रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं पत्तियों में। कहां है भाई? पत्तियों में। ऑप्शन बी। मानव हृदय का प्रंकुचन दाब है। प्रंकुचन का मतलब जब हार्ट सिकुड़ता है अर्थात भिचता है और जिसके फलस्वरूप रक्त जो हृदय में स्थित रक्त है वो अन्य अंगों तक जाता है, तो उस समय का जो दाब है वो प्रंकुचन दाब कहलाता है। वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 120 mm पारे के दाब से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए। और जब, फिर दोबारा बता देता हूं, और जब हमारा शरीर रेस्ट कर रहा होता है, हृदय जब रेस्ट में होता है उस समय दाब 80 mm के लगभग होना चाहिए। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक भाई। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मैंने बताया ना, ऐसे पादप या कुछ कवक जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप। तो क्लोरोफिल यही तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ये भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाई बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ही तो ऑक्सीजन देते हैं वो। सूर्य का प्रकाश तो बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो भाई ये सभी जरूरत होंगे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में भाई। कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके पादप ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है क्या है? एनीमिया हो जाता है, खून की कमी जिसको बोलते हैं। एनीमिया कहां है? ये भाई। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का बहन। देखिए जाइलम जल का, फ्लोएम फूड अर्थात भोजन का। ठीक है, तो जाइलम किसका है भाई? जल का बहन। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, अवायवीय श्वसन में। मनुष्य के श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को इनहेल और एक्सहेल, और इसको एक साथ बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ए ऑप्शन। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी? आमाशय में पाई जाएंगी भाई।
खुला प्रसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में भोजन कूटपाद के द्वारा होता है भाई। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा? 30.5 किलो जूल प्रति मोल होती है। कहां ये? ऑप्शन ए। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। ठीक है भाई। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। 284। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस भी बोलते हैं, शक्कस एंटीरिक्स भी, ये दोनों ही है भाई। इसका मतलब डी विल बी करेक्ट वन। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2। और आदमी के 4। तो इसमें मछली की पूछ रहा है तो 2। स्वाद कलिकाएं कहां होती हैं? जीभ के ऊपरी भाग में होती हैं, जीभ के ऊपरी सतह पर। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या बोलते हैं? एनामेल। जो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है एनामेल। दांतों के ऊपर जो परत होती है ना, इसके ऊपर जो सफेद सफेद होती है, और अगर ये एनामेल घिस जाए किसी के कारण तो हमारे दांतों पर गर्म और ठंडा पानी लगने लग जाता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कोश का मुख द्वारा। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है, तंत्र का समन्वय भी पाया जाता है। तो दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। तंत्र का कोशिकाएं कितनी होती हैं? 3। सी। 2 तंत्र का कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को, ये प्रश्न आ चुका है भाई, सिनेप्टिक दरार या जिसको सिनेप्स बोलते हैं, बी ऑप्शन। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, बिल्कुल उत्तरदायी है। हृदय स्पंदन के लिए बिल्कुल उत्तरदायी है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन मानव पाया जाता है जिसकी कमी से शर्करा या मधुमेह रोग हो जाता है। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये मानव है, ये मानव है। एस्ट्रोजन अंडाशय से निकलता है, मानव है। तो साइटोकाइनिन जो कोष का विभाजन को प्रेरित करता है, ये पादप हार्मोन है। तो डी विल बी करेक्ट वन। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर होते हैं भाई, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। भैया ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है भाई, पादप नियंत्रक तो यही है भाई। वैसे एथाइलिन को, एथिलीन गैस को भोजन को जो सॉरी फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, जो उसको क्या बोलते हैं? ग्राही। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अंतःस्रावी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। अब देखिए 300वां प्रश्न। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? एड्रिनल ग्रंथि। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ध्वनि ग्रहण करने के लिए श्रवणग्राही हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन। पेप्टोन पेप्टाइन को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? ये एमिनो अम्ल में तोड़ता है भाई। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? जीव द्रव्य में। अगला प्रश्न 306। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स। दांत अस्थि क्षय कारण है। ठीक है, वो किसका? मीठी चीजों के खाने से बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे भाई। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना ये भी कारण है। दांतों की सफाई ना करने से, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी विल बी करेक्ट। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस की भी, क्योंकि भोजन को अम्लीय माध्यम में
माध्यम उपलब्ध कराता है, अग्नाशयी रस की आवश्यकता होती है, आंतरस सभी की आवश्यकता होती है भाई। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं भाई। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। पुंकेश्वर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अब देखिए 313वां प्रश्न, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप और जंतुओं में। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? देखो फेलोपियन जो नलिका होती है, फेलोपियन जो ट्यूब होती है वो स्त्री में पाई जाती है जो अंडे को लाती है। ठीक है, 2 नलिकाएं होती है। लेबिया माइनोरा लेडीज में पाई जाती है, पर तो पुरुष जननांग में शुक्र वाहिका पाई जाती है। ठीक है भाई। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है भाई। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन, तो डी आ जाएगा ये सभी। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलका निकलती है? मुकुलन में। ठीक है भाई। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वृषण में। ठीक है, गर्भाशय में तो बच्चा पलता है ना, यहां भ्रूण का विकास होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है क्योंकि उसमें एक्स एक्स पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा नहीं है क्योंकि आधा भाग एक्स है, आधा भाग वाई है। इसमें पूर्ण जोड़ा एक्स एक्स स्त्री में पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है। वृषण में बने शुक्राणु संचित कहां होते हैं? वृषण में बने हुए। देखिए शुक्राणु, अभी प्रश्न आया था कि शुक्राणु कहां बनते हैं? वृषण में। और वृषण में बने हुए शुक्राणु स्टोर कहां होते हैं, संचित कहां होते हैं? अधिवृषण में। ऑप्शन बी। पुंकेश्वर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है कि पुरुषों में जो यौवन है उसका प्रारंभ, युवावस्था का प्रारंभ किन लक्षणों के आधार पर हम मान के चलते हैं? दाढ़ी और मूछ का उगना, ये पूछ सकता है। कंठ का फूटना मतलब आवाज का भारी होना, ये भी सही है। मांसपेशियों में उभार आना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन एयर। स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण क्या है भाई? स्तनों की वृद्धि बिल्कुल सही है, नितंबों का उभार ये भी सही है, रजो धर्म का प्रारंभ, तो ये भी डी आएगा इसमें भाई। ठीक है, क्योंकि ये सभी है। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण बिल्कुल सही है भाई। शुक्रवाय का बिल्कुल नरजन्नांग का ही भाग है। मूत्रवार्ग ये भी नरजन्नांग का भाग है, तो इसमें भी ऑप्शन डी सही आ जाएगा। शुक्राणुओं का मोचन कहां, शुक्राणु कहां से बाहर निकलते हैं? शुक्रवाहिका से। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अधिवृषण में तो शुक्राणुओं का स्टोरेज होता है भाई। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा में। ठीक है भाई। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायक प्रवर्धन होता है? पत्तियों में। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। निम्न में से कौन मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी है, तो शुक्र वाहिका नर जनन अंग का भाग है, इसलिए ये नहीं है। पराग कोश में होते हैं परागकण। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप?
ये ऑप्शन ए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वो आनुवांशिकी कहलाती है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आशा है आपको मेरा ये प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। अगला वीडियो में इंग्लिश विषय का लेकर आऊंगा जो आप जल्दी ही प्राप्त करेंगे। हाँ, आप वीडियो को समाप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य कर दें। और हाँ, अगर अच्छा कोई काम करना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कर दें, क्योंकि इस पे जो व्यूज है बहुत कम आ रहे हैं। और फिर मुझे भी थोड़ा सा ये हीन भावना आती है कि भाई व्यूज तो मिलते नहीं है, हो सकता है मेरे वीडियो में ही कोई कमी हो। तो अगले वीडियो तक खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।